अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो है पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू लेकर आए हैं, ये टोयोटा की तरफ से मोस्ट वेटेड गाड़ी थी। इस गाड़ी का काफ़ी अरसे से हम लोग वेट कर रहे थे। 2021 दिसंबर में हम लोगों ने इसके CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, जो कि इंपोर्टेड यूनिट होता है, उसका रिव्यू किया था, क्योंकि दिसंबर 2021 में टोयोटा ने पाकिस्तान में इसको इंपोर्टेड वेरिएंट यानी CBU के साथ मुतारिफ कराया था। वो रिव्यू हमारे चैनल पर लाइव है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज के रिव्यू में ज़्यादा जोर मैं इस बात पे दूंगा कि CBU वर्सेस CKD क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, और अगर आज की मार्केट के लिहाज से हम देखें तो कंपैरेटिव लैंडस्केप में ये गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस रिव्यू को। सबसे पहले सबसे अच्छी बात जो कि मुझे लगी इस गाड़ी के रिव्यू करने से पहले भी, इसका जो 50% पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बने, और यही वजह है कि आज के लिहाज के मार्केट के लिहाज से टोयोटा इसको एक बड़ी अच्छी प्राइस पे लॉन्च करने में कामयाब रहा है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसका रिव्यू पहले भी किया हुआ है। मैं एग्जैक्ट उन्हीं कपड़ों में मौजूद हूँ, गाड़ी भी वैसी है। मैं गाड़ी के अंदर डिफरेंस बताता हूँ, आप बताइएगा अगर आपको कोई डिफरेंस उस रिव्यू से आज के रिव्यू में नजर आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले ड्राइव में आपको दिखाते हैं 0 to 100 इस गाड़ी का क्या है। इंटीरियर में बैठते साथ ही पहली फील यानी जो आपको आती है, जैसे मुझे याद है मैंने इंपोर्टेड में भी कहा था कि एक क्वालिटी फील आती है, और टोयोटा को ये मार्क्स पूरे मिलते हैं कि वो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जो फिनिश होती है वो बहुत अच्छी होती है। टेरा रोसा लेदर सीट्स हैं इसके, इंटीरियर का कलर जो है वो भी एग्जैक्ट वही है जो इंपोर्टेड गाड़ी का था। स्टीयरिंग भी 3 स्पोक सेम वही। सिर्फ 2 चीज़ें जो मुझे यहाँ पे अगर फिजिकली आप देखें डिफरेंस नजर आते हैं, जो इनकी जो फ्लोटिंग LED है 9 इंच की, ये डिफरेंट है बिकॉज इंपोर्टेड वाली में यहाँ टच बटन थे, जो कि मेरे ख्याल से मैंने कहा था इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एंड अगेन इसमें इन्होंने ये इनकॉर्पोरेट कर दिया है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, आप फ़ोन कनेक्ट करना हो आपको परेशानी का सामना नहीं होता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी डिफरेंस है, इंपोर्टेड वेरिएंट में जब आप इसको रिवर्स करते थे तो इसके अंदर डायनामिक नहीं थी, स्टैटिक नहीं थी, डायनामिक गाइडलाइंस थी, ये चेंज होती थी। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपके पास अगेन डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पे एक USB चार्जिंग आती थी जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये फ़ोन की रखने की जगह ज़रूर है, लेकिन ये वायरलेस चार्जर नहीं है, लोगों को लगता है वायरलेस चार्जर है। बाकी इसका जो मीटर है 100% सेम है। इसके मीटर के अंदर 7 इंच की जो है ना LED है, MID जिसको आप बोलते हैं। इसके डिफरेंट मोड्स हैं गाड़ी के। यहाँ से ड्राइविंग मोड अगर आप देखें तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड हैं। इसके साथ ट्रैक्शन का बटन है, EV मोड का बटन है। इस टाइम बैटरी चार्ज है तो EV मोड में चली जाएगी। बाकी आपको जो MID है ये काफ़ी डिस्प्ले चीज़ें बता रहा है, ये आपको इस टाइम बता रहा है कि बैटरी की क्या कंडीशन है। ये आपको बता रहा है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, जो कि शीशों में वो ऑन है ऑफ है। RCTA बड़ा अच्छा फंक्शन है। रेयर जो है आपको पीछे ट्रैफिक जा रही है तो ये आपको बता देता है। पार्किंग सेंसर आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी में 360 डिग्री सुनार है, जिसको टोयोटा सुनार बोलती है, हमारे यहाँ पे लोकल लोग उसको पार्किंग सेंसर्स बोलते हैं। तो 360 पार्किंग सेंसर्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से व्हीकल की डिफरेंट सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। बाकी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट एडजस्टमेंट है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। यहाँ पे हमारे गांव में रोशनी इंपोर्टेड गाड़ी में भी नहीं आई थी, लोकल में भी नहीं आई। रात के टाइम अगर आप इन स्विचेस को देखेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पे कोई लाइट नज़र नहीं आती, जो कि अगेन एक ड्रॉबैक है, अभी तक कायम है। इसके अंदर जो है आपके पास लाइट्स हैं, अच्छी बात है, वो लाइट दी गई हैं। ब्लैक रूफ लाइनर है, खूबसूरती बेहतरीन है। ऑटो डिमिंग मिरर है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की 100% सेम जो है ना कन्फिग्रेशन है जो इंपोर्टेड गाड़ी की थी। पावर सीट है ड्राइविंग साइड की, 6 वे एडजस्टेबल, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, बट ये सिर्फ ड्राइवर साइड पे है टॉप वेरिएंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के ऑप्शंस की बात करें तो इस गाड़ी में दोनों वेरिएंट्स के अंदर, जो टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में, 7 एयर बैग हैं, एक नी एयर बैग है, बाकी 6 एयर बैग हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, VSC, HSA सारा कुछ मौजूद है। ये तमाम वो ऑप्शन है जो गाड़ी की स्टेबिलिटी में एक अहम रोल प्ले करती हैं। ओवरऑल अगर हम इंटीरियर की बात करें तो जो इसका इंटीरियर है वो 12th जनरेशन करोला को माइनर रीडिज़ाइन करके जो है अगर आप कह सकते हैं तो बनाया गया है। बेसिकली ये गाड़ी जो है इसके अंदर जो है ना TNGA जो टोयोटा का प्लेटफॉर्म है, जो कि E210 सीरीज़ जो आती है टोयोटा की नई जो जनरेशन है, उसी के ऊपर बेस करता है। सो इसकी फ्रंट की अगर हम बात करें, जो सबसे प्रोनाउंस चीज़ है वो इसकी हेडलाइट्स हैं, खासतौर पर उस पर DRL बहुत खूबसूरत है, इसमें बाय बीम LEDs हैं। उसी के अंदर एक नीले रंग का एक्सेंट चल रहा है, जो कि आगे आपको मोनोग्राम में भी नजर आएंगे, जो कि सिग्निफाई करता है कि गाड़ी जो है एक हाइब्रिड गाड़ी है। फ्रंट बम्पर जो है उसमें भी डिफ्यूज़र है, रियर बम्पर में भी डिफ्यूज़र है।
سائڈ مرر جو ہیں ان کے اندر بھی LED لیمپس موجود ہیں. ریئر لائٹ جو ہے اس کی LED جو ہے مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے جب وہ جل رہی ہوتی ہے, تو میرے گاڑی کا جو ریئر اینڈ ہے وہ فرنٹ اینڈ سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر آٹو بوٹ بھی ہے اور کک سینسر بھی موجود ہے, تو آپ گاڑی کو آرام سے کھولنا چاہتے ہیں تو ود کک یو کین اوپن دا ٹرنک. ہاں, ایک چیز جو انٹیریئر کے اندر کافی لوگ میں دیکھ رہا تھا جو کہ بات کر رہے تھے, ان کو تھا کہ یار اس گاڑی کے اندر اسپیس کم ہے. تو پیچھے اگر ہم نے پہلے بھی اس کا ٹیسٹ کر کے آپ کو بتایا ہوا ہے اور ابھی میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا ہے, تو اگر آپ اس میں بیٹھے ہیں اور اس کی اگلی سیٹ کو میں نے فل پیچھے کیا ہوا ہے, تو پیچھے ایک 6 فٹ کی ہائٹ کا بندہ بڑے آرام سے بیٹھ سکتا ہے اگر اس نے بیٹھنا ہو طریقے سے. 4 ایڈلٹس کے لیے بڑے آرام سے اگر آپ نے اس میں جانا ہو تو بڑے آرام سے جا سکتے ہیں. ایک بچہ بیچ میں بٹھانا ہو وہ بھی بٹھا سکتے ہیں. بوٹ کیپیسٹی اگین 487 لیٹر ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے جو باقی گاڑیوں سے دیکھنے میں آپ کو تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے, لیکن لگیج وغیرہ رکھنے کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے. کیبن نوائز اگین جو ہے نا وہ ہمیشہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی جو ہے انسولیشن کیسی ہے, گاڑی کے اندر مٹیریل کیسے یوز کیے گئے ہیں. اس ٹائم پہ ہم لاہور کی ایک بزی سڑک پہ ہیں اور میرے خیال سے گاڑی کے اندر کوئی کیبن نوائز نہیں ہے, تو اس لحاظ سے تو پورے گاڑی کے نمبر ہیں. جو آپشنز کا فرق ہے, ایک تو پینورامک روف, وہ کراس میں گلوبلی کہیں نہیں آتی. دوسرا جو ہے اڈیپٹیو کروز کنٹرول نہیں ہے, اس میں نارمل کروز کنٹرول ہے, اور ایڈاس کے فنکشن موجود نہیں ہے. ایک اور چیز جس پہ بیٹھ کے پرانے زمانے کی گاڑیوں کی یاد آتی ہے, وہ جب آپ اس میں فیول ڈلوانے لگتے ہیں تو اس کا جو فیول اوپنر ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک لیور ملتا ہے, جو کہ آج کی گاڑیوں میں میرا خیال ہے یوزلی زیادہ تر گاڑیوں میں ان لاک کے ساتھ ہی آ جاتا ہے, یا اگر بہت ہو تو سامنے آ جاتا ہے. بٹ اس کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل پرانے زمانے کی گاڑیوں کے لحاظ سے مجھے تھوڑا آف لگی. بیسیکلی اٹس این HEV, جب گاڑی چل رہی ہے تو پیرلل سسٹم ہے, آپ فیول بھی یوز کر سکتے ہیں, اور گاڑی بیسیکلی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس کو EV بیٹریز یوز کرنی ہے. جب آپ اس کو تھوڑا زیادہ پش کرتے ہیں تو گاڑی اس پیرلل میں جو اس کی بیٹریز اور انجن پاور دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو اس کے ٹارک فگر ہیں وہ بھی بڑے امپریسو ہیں. گاڑی کی ہارس پاور ہے 169 اور یہ 205 نیوٹن میٹر ٹارک پرووائڈ کرتی ہے, کپل ود CVT گیئر. اگر آپ اس کو نارملی شہر میں چلا رہے ہیں تو آپ کو کہیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ گاڑی کہیں لیگ کر رہی ہے. اگر آپ کو کہیں پوائنٹ A ٹو پوائنٹ B پش کرنا ہے تو گاڑی آپ کو انسٹنٹ پاور دیتی ہے. ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر EV بیٹریز بھی موجود ہیں, اور ان کی کمبینیشن جو ہے انجن اور EV کا, وہ مل کے آپ کو ایک بڑی اچھی پاور دیتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس اے پاور ہاؤس اور یہ بہت کوئی بھاگنے والی گاڑی ہے, بٹ یٹ شہر کے اندر چلانے کے لیے بہترین ہے. ہائی وے پہ بھی اگر آپ اس کو ایک دفعہ پش کر کے ایک سرٹن کروز کنٹرول پہ جاتے ہیں تو بڑی کمفرٹیبل ڈرائیو ہے. ایک چیز جو میں نے فیل کی ہے اس گاڑی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کی جو فیلنگ ہے وہ بڑی لائٹ ہے. اگر آپ کوئی اور کراس اوور چلا رہے ہو نا تو آپ کو بڑی ہیوی فیل آتی ہے, جیسے شاید نہیں آپ کی اپنی کوئی اس میں ایفرٹ لگ رہی ہو گاڑی کو چلانے میں, یا کوئی ایک آپ کو بڑا نا عجیب سی فیل آتی ہے. اس کے اندر بڑی ایک لائٹ نمبل فیلنگ ہے گاڑی کی. بینگ 0 میٹر کار, اس میں آپ کو یہ پیس آف مائنڈ ضرور ہوگا کہ یہ 6 سال کی آپ کو وارنٹی دے رہے ہیں بیٹری کی, اور 160,000 کلومیٹر وچ ایور کمز فرسٹ. تو اس لحاظ سے آپ 6 سال کے لیے تو اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا بڑے سکون سے آپ گاڑی کو استعمال کر سکتے ہیں. سسپینشن اگین از ویری اسموتھ. ٹویوٹا کی تمام گاڑیوں کے اندر میں نے دیکھا ایک ٹرانسفارمیشن آئی تھی آفٹر 2007-2008 کی جو کرولاز آ رہی تھی. اس سے پہلے ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ ٹویوٹا بڑی ہارڈ ہوتی ہے, ہونڈا جو ہے سافٹ ہوتی ہے. یہ جو اس کی سسپینشن ہے وہ بالکل ٹپیکل ٹویوٹا کی سافٹ سسپینشن کی طرح ہے, اور یہ سیم ٹارجن بیم ریئر سسپینشن کو یوز کرتی ہے انسٹیڈ آف انڈیپینڈنٹ سسپینشن. ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسپیس سیو ہوتی ہے, دوسرا اگین کاسٹ جو ہے وہ بھی کم آتی ہے. تو میرے خیال سے بھی ایک اچھا ڈیسیجن ہے کنسیڈرنگ لوکل مارکیٹ. جتنی لوکلائزیشن زیادہ ہوگی اتنا جو گاڑی کی پرائس ہے نا وہ کنٹرول میں رہے گی. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اگر آگے جانے والے دنوں میں ڈالر اوپر جاتا ہے تو جو اس کی لوکلائزیشن کے ثمرات وہ لوگوں کو ملتے ہیں کہ اس کی پرائس اس لحاظ سے اوپر نہ جائے. بریکنگ جو ہے وہ مجھے تھوڑا فیل ہوا ہے کہ اس کی جو ہے نا تھوڑی سی مجھے لگا ہے کہ کئی دفعہ مجھے نا تھوڑی ہارڈ بریکنگ کرنی پڑتی ہے. بٹ ایک دفعہ اگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ اوبیسلی کسی اور گاڑی سے شفٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کانسٹنٹلی یہ گاڑی چلائیں تو دین یو گیٹ یوز ٹو اٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے فیول ایوریج. فیول ایوریج جو ہے وہ اگین اس گاڑی کا جو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا USP کہہ سکتے ہیں, یونیک سیلنگ پروپوزیشن کہہ سکتے ہیں, یا سب سے پازیٹیو پوائنٹ, بیکاز اگین ہائبرڈ انرجی پہ جانے کا فائدہ یہی ہے کہ گاڑی کی فیول ایوریج جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور فیول پرائسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے فیول ایوریج ہوتا ہے. اگین فیول ایوریج جو ہے میں ہمیشہ 2-3 طریقے سے چیک کرتا ہوتا ہوں. ایک تو لانگ کے اوپر, پھر شہر کے اندر بھی ایگریسو موڈ میں پیار سے چلا کے, ماڈریٹ موڈ میں, اور اسی طرح ہائی وے پہ بھی. تو شہر میں اگر اس گاڑی کی میکسیمم ایوریج کی بات کریں, جو میں نے میکسیمم ایوریج اس گاڑی سے لی ہے دیٹ از 19.5, 20 تک بھی جا سکتی ہے اگر آپ اس بات پہ بضد ہوں کہ آپ نے اس سے ایوریج ہی لینی ہے, اور آپ زیادہ تر اس کو EV موڈ میں رکھیں, رش زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ پش نہیں کریں, تو یہ اپنی جو ہے نا ہائبرڈ کی وجہ سے بہت اچھی آپ کو ایوریج دے سکتی ہے. 19.5 to 20 بھی جا سکتی ہے.
हाई वे पे हाइब्रिड जो है वो शहर से कम एवरेज देती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ज़्यादातर अपनी एनर्जी जो है वो अपनी इंजन पे चल रही होती है और साथ साथ थोड़ी सी पावर जो है उसकी बैटरी को चार्ज करने में भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो हाईवे के ऊपर जो मैक्सिमम एवरेज मैंने इस गाड़ी से ली है दैट इज़ 14.8 to 15, और ये अगर आप इसको 120 के क्रूज़ पे चलाएं तो ये आपको 14.8 से 15 तक की एवरेज देती है। और अगर आप इसको थोड़ा पुश करें, कई दफ़ा आप उसको ज़रा पुश करने की कोशिश करें, आप हिल जा रही है गाड़ी, तो फ्यूल एवरेज उसकी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो तकरीबन आ जाती है 13 के करीब। तो 13 to 15 इसके दरमियान ये आपको हाईवे के ऊपर एवरेज देगी, विच इज़ नॉट बैड ओवरऑल। अगर हम इसको बात करें कंपैटर की कि कंपैटर कौन है, तो जिस ज़माने में ये गाड़ी पहले पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी, हमेशा मैं कहता था तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, एग्जैक्ट मुझे याद है कि मैंने जब इसका रिव्यू किया था तो उस टाइम पे इसका बेस वेरिएंट 72 समथिंग था और टॉप वेरिएंट 85 पे था, और उस टाइम पे लोगों को ये प्राइस समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज ये बात है दिसंबर 2021 की। आज अगर हम बात करें तो आज के प्राइस रेंज और आज के डॉलर की रेंज और पाकिस्तानी रुपये की डिवेल्यूएशन के बाद जो मार्केट है वो बहुत चेंज हो चुकी हुई है। और अब टोयोटा ने इस गाड़ी को जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया है, और अगर हम जैसे कहते हैं ना इंजन वाइज कंपैरिजन करें तो यस नेचुरली लोग कंपैरिजन करते हैं कि जी इसको अगर आप कंपेयर करें हैवेल H6 के साथ या फिर सेंटा फे के साथ, बिकॉज ये हाइब्रिड गाड़ियों की अगर कंपैरिजन करें तो उनमें तो ये प्राइस वाइज उन सबसे बेहतर भी है, सबसे सस्ती भी है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आई है, मुझे ये लगता है कि ये 2-3 सेडान्स को और दूसरी क्रॉसओवर्स को भी ग्रेट कंपटीशन देगी और दे रही है ऑलरेडी। सो अगर हम देखें सेडान्स की अगर बात करें तो इनकी अपनी ग्रैंडी जो है टोयोटा की, वो सिविक टर्बो, दोनों गाड़ियों के लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूं और मैंने एज अ बायर लेनी हो तो मेरे ख्याल से दिस कार इज़ अ क्लियर विनर। इसके अंदर तमाम वो ऑप्शन मौजूद हैं जो उन गाड़ियों के अंदर हैं, और येट इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। सो उस लिहाज से तो ये उन 2 नॉन हाइब्रिड सेडान्स को भी डिस्टर्ब करेगी। तीसरा कंपैरिजन जो मुझे लगता है कि ये क्रॉसओवर में हाइब्रिड के साथ तो सस्ती है ही है, क्रॉसओवर के अंदर ये डिस्टर्ब करेगी मुझे लगता है कि स्पोर्टेज और 200 की मार्केट को, बिकॉज उनकी फ्यूल एवरेज अगेन इस गाड़ी से जो है तकरीबन हाफ पे ही आ जाती है। वो 8-10 की एवरेज देती हैं, ये 19-20 की एवरेज दे रही है, तो 50% का जो है ना फ्यूल एवरेज का यहाँ पर डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगेन उसमें ये भी बहस आ सकती है कि ये फ्रंट व्हील है, आप उसके ऑल व्हील से कंपेयर करें, तो आप अगर उसके फ्रंट व्हील को उठा लें और इसके फ्रंट व्हील को उठा लें और फ्यूल एवरेज के लिहाज से देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑप्शन में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नहीं जी एक बिल्कुल डिफरेंट लीग की गाड़ी है। मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये गाड़ी उसको कंपटीशन ज़रूर देगी। मेरी प्रेडिक्शन इस गाड़ी के बारे में ये है, दिस कार विल परफॉर्म वेल इन पाकिस्तान मार्केट। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में एक जो कहते हैं ना उसके लिए कोई उसको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, पार्ट्स की प्राइसेस, टोयोटा ब्रांड की ट्रैक्शन, ये तमाम चीज़ें मिल के इस गाड़ी को कंपैरेटिव लैंडस्केप के अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं ना कंज्यूमर के लिहाज से मेरे ख्याल से इट्स अ नो ब्रेनर डिसीजन फॉर एवरीबडी हु इज़ कंसिडरिंग टू बाय अ कार इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।